नमस्ते बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यार, हमारा फिजिक्स के अंदर, जेईई मेन के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं। और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि वो नहीं अनुमान लगा पाते कि यार मतलब उसमें ओमेगा क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होती है। क्योंकि इसके अंदर हमारी जो मोशन हो रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, वो 2D में हो रही है, वो सर्कल में हो रही है, जिससे हमारा चेंज होता है कि लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं वी और ओमेगा के अंदर। चलिए आज हम सारा आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे और अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जेईई एडवांस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और इसमें फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं जैसे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है बच्चों। देखिए जैसे कि ये एक हमारा झूला है और ये ऐसे मतलब रोटेट हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी ये रोटेट करेगा तो हमारा एक क्या होगा, तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो है, ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये आउटवर्ड जा रहा है, झूले से थोड़ा दूर जा रहा है। और अगर मान लीजिए अगर हम इस झूले का जो है, ये स्ट्रिंग जो से अटैच है, इसको हम काट दे तो क्या होगा, ये झूले से दूर जाके गिरेगा। ऐसा क्यों होता है, ये पास में जाके नहीं क्यों नहीं गिरता है? और ये कैसे रोटेट करता है, और ये इसका एंगल भी चेंज कैसे होता है? क्योंकि पहले तो स्ट्रिंग हमारी ऐसे थी, समझ सकते हो ना तुम? अगर इमेजिन कर पाओ तो तुम ये समझ सकते हो कि पहले हमारी हमारी जो स्ट्रिंग थी वो इस डायरेक्शन में होगी और अभी ये इस डायरेक्शन में हो गई है, तो मतलब कुछ एंगल थीटा से ये चेंज हो रहा है बच्चों। तो बच्चों आपने देखा ही होगा सर्कुलर मोशन के अंदर, तुमने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखे होंगे बहुत सारे। जैसे कि तुम्हारा पंखा जो घूमता है, अब वो कैसे घूम रहा है? पंखा तुम्हारा हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। और जैसे कि अगर तुम किसी स्ट्रिंग से बांध के किसी उस पर ऑब्जेक्ट लगा के तुम उसे रोटेट करोगे वर्टिकली या डाउन, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो तुम्हें देखना मतलब तुम्हें फील होगा कि हम हॉरिजॉन्टली जो घुमा रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एकदम सेम रहती है। कभी कभी अगर तुम यूनिफॉर्म से उसको घुमा रहे हो, जैसे कि इसके अंदर जैसे पंखा हमारा है, ये घूम रहेगा ऐसे, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होता रहता है। तुमने देखा होगा रेगुलेटर के अंदर कि 1 2 3 4 करके इधर लिखा होता है। मतलब ये क्या होता है कि ये हमारी स्पीड कंट्रोल कर रहा है कि हाँ तुम्हें मतलब गर्मी लगी तो तुम क्या करोगे कि तुम 4 पे कर दोगे अपने फैन को, और अगर तुमको सर्दी लगती है तो तुम क्या करते हो, तो 1 पे कर देते हो। तो ये जो हमारे 1 2 3 होते हैं, ये हमारा होता है रोटेशन। हम इसका डिफाइन कर देते हैं कि इस रोटेशन से ये हमारा मूव कर रहा होगा। और जैसे कि झूले के अंदर अभी मान लीजिए बच्चों, ये अगर इधर है ये, और ये क्या हो रहा है, ये वर्टिकल में मोशन कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी, ये वर्टिकल में सर्कुलर घूम रहा है बच्चों। तो वैसे ही हम सारे केस कवर करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और कुछ एंगल से अगर वो मूव हो रहा है। जैसे कि ये स्ट्रिंग से अगर तुमने ऐसे तुम घुमा रहे हो इसको और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो ऐसे mg लगेगा नीचे, और इससे रेडियली आउटवर्ड जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ऐसे लगेगा। तुमने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा। ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, और इस साल आज के टॉपिक में हम ये चार हम मेन टॉपिक आज कवर करेंगे, जिसके अंदर पहला है हमारा कंसेप्ट। हम सीखेंगे कि सर्कुलर मोशन के अंदर कैसे कैसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, कौन कौन सी टर्म होती है जो हमको सीखनी चाहिए। डायनामिक्स देखेंगे हम सर्कुलर मोशन की, कैसे वो मूव करता है। फोर्सेस क्या क्या होते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। एप्लीकेशन हम देखेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का हम एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर कोई रोटेट कर रहा हो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है उसके अंदर, एक होती है रेडियल एक्सीलरेशन, वो कैसे कैसे वेरी करती हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। और कुछ मेन और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बच्चों। पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट की एक्चुअल में सर्कुलर मोशन मतलब होता क्या है। सर्कुलर मोशन अगर कम मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन क्या मतलब कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट पे वो वापस आ गया। जैसे ये कोई सर्कल है, उसका रेडियस आर है, यहाँ से मूव किया और ये वापस आ गया, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि तुम मान लो अगर तुम ग्राउंड है एक, या इमेजिन करो कि एक सर्कल पार्क है और तुम ग्राउंड से ऐसे तुम ट्रेवल करके तुम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हो, तो उसको भी हम सर्कुलर मोशन में हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों।
अब सर्कुलर मोशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि तुम या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के अंदर सेम वेलोसिटी से मूव करे तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वो वेरी कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन है कुछ, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे बच्चों। अब ये देखते हैं कि टर्म्स क्या क्या होती है हमारी इसके अंदर। तो बच्चों तुमने क्या क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर? तुमने 3 इक्वेशन तुमने पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू u प्लस at, जो हमारा क्या होता है, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है या 2D में मूव हो रहा है पर रोटेट मूव नहीं हो रहा है। तो जैसे कि v इक्वल टू u प्लस at होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। वो हमने टर्म सारी पढ़ी थी। पर इसके अंदर क्या होता है, v को हमको अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा सर्कल में वो हमारा जो है पार्टिकल जो है हमारा सर्कल में मूव कर रहा है। इसके अंदर v अलग होगी और इसके अंदर हमारी एक्सीलरेशन अलग होगी, और इसके अंदर जो टाइम तो हमारा सेम ही रहेगा और जो डिस्टेंस रहेगा वो भी हमारा अलग होगा बच्चों। क्योंकि इसके अंदर तुम देखोगे कि यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये इधर आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया ना बच्चों। तो पर इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं करते, इसका डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। इसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके थीटा से। ये जैसे ये इधर मूव किया, तो ये अगर इधर मूव किया तो ये कितना मूव कर गया, ये इतना हमारा एंगल मूव कुछ करा होगा सर्कल के अंदर। जैसे कि ये इधर है, एक पॉइंट हमारा इधर है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और कोई पार्टिकल इधर मूव करके इधर आ गया है, वो सर्कुलर पाथ उसने फॉलो किया है। हम अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं देख रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि वो मूव कर रहा है, इधर आके वो आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि कितना एंगल इसने कवर किया, तो कुछ हम थीटा एंगल बोल सकते हैं उसे। और थीटा का रहता है हमारा क्या, रेडियन, हम उसमें कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसके अंदर जैसे वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड से देखते थे, डिस्टेंस को मीटर से डिनोट करते थे, पर इसके अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर हम थीटा को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, थीटा, और हम सारी चेंज हो जाती है। जैसे थीटा हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा हम उसको लिख सकते हैं, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते थे s और v को हम लिखते थे वेलोसिटी, और इसके अंदर हम लिखेंगे ओमेगा। ये सारी टर्म हम सारी यूज़ करेंगे बच्चों। और जैसे कि a होता था हमारे एक्सेलरेशन, और उसको हम करेंगे अल्फा लिखते हैं बच्चों, हम इस सबसे डिनोट करते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही इसके वर्ड में छुपा हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है वो, कि मतलब कोई एंगल उसने कवर किया है, जब वो इधर है और ये इधर आ गया है तो कुछ एंगल इसने कवर किया होगा थीटा, तो इसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, कि ये अगर इसने थीटा कवर किया है इसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, और इसकी रहती है यूनिट रेडियन। कभी तुम्हें लगे कि यार कि ये तो ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो होगा वो मीटर में रहेगा, और तुम उससे कंफ्यूज हो जाओ, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन के अंदर। इसका थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। अगर तुमको ये बेसिक टर्म याद हो जाएगी, इसके एक्सीलरेशन के बारे में, इसके वेलोसिटी के बारे में, इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो तुम्हारे लिए आगे क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा बच्चों। नहीं तो तुम उनमें कंफ्यूज होके फंस जाओगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर। ये समझ में आया कि अगर कुछ थीटा कवर किया जाए तो उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वेलोसिटी, तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम कहेंगे एंगुलर डी थीटा बाई डी टी से भी हम इसको डिनोट करेंगे कि कितना थीटा इसने कितना एंगल कवर किया है कितने टाइम में, उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। और इसको हम डिनोट करते हैं रेडियन पर सेकंड से बच्चों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम करते हैं रेडियन से, टाइम को हम करते हैं सेकंड से, तो इसको हो गया रेडियन पर सेकंड। कि अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट पे गया, कि इसकी डायरेक्शन की, और हमेशा हम सर्कल के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियली लेते हैं। सर्कल के अंदर या कोई भी कर्व के अंदर, मान लीजिए कि अगर मैं कोई कर्व बनाऊं, ये कर्व है
और ये इसको हम कैसे डिनोट करते थे बच्चों? इसको हम डिनोट करते थे, इसको एस की होती थी हमारी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये कोई। तो हम कैसे हम देखते थे वेलोसिटी का, डी एस बाई डी टी करते थे। तो डी एस बाई डी टी का मतलब ये क्या हो गया कि टेंजेंशियल इसके। तो हम कोई भी कर्व हो, अगर वो मूव हो रहा है किसी भी, कैसे भी मूव हो रहा है वो कोई भी पाथ से, तो हम उसकी वेलोसिटी हम ऐसे डिफाइन करते थे डी एस बाई डी टी से बच्चों। इसके अंदर हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है पहले और इस डायरेक्शन में है पहले, तो क्या होगा, कुछ एंगल वो कवर करेगा, थीटा एंगल कवर करेगा, तो हम एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाई डी टी से हम डिनोट कर देंगे बच्चों, और जिसका यूनिट होगा हमारा रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक रेडियन इस पे एंगुलर वेलोसिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखिए अभी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि टू पार्टिकल रिवॉल्व कॉन्सेंट्रिकली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ सेम डायरेक्शन। मतलब कि टू पार्टिकल जो है, अगर मैं इसको एक पार्टिकल को इधर रखूं, ए है ये पार्टिकल हमारा और ये बी पार्टिकल है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि मतलब ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन फॉर पार्टिकल ए इज 3 मिनट। मतलब ए पार्टिकल जो है हमारा वो पूरा सर्कल अपने वापस से पॉइंट पे आ जाएगा कितने टाइम में? 3 मिनट में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 मिनट। हाँ लिख सकते हैं सर। और वाइल फॉर पार्टिकल बी, और बी पार्टिकल जो है वो क्या करता है, 1 मिनट में अपने पोजीशन पर आ जाता है जब वो सर्कल में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी 1 मिनट। तो बच्चों इसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर दोनों पार्टिकल को हम सेम डायरेक्शन, वाइल द पार्टिकल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन रिलेटिव टू बी। मतलब ए और बी के रिलेटिवली एक सर्कल उनको कवर करना है। अभी मतलब बच्चों में तुमको उसको अगर ये कोई सर्कल है हमारा और ये इस पे रोटेट कर रहे हैं बच्चों, और मैं चाह रहा हूँ इस सर्कल को ब्रेक कर दूंगा, ऐसे ब्रेक कर दूंगा, तो मैं ये कैसे हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसका रेडियस कुछ मान लो बच्चों ये आर है, ये आर है। तो बच्चों हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इसका क्या होता है हमारा 2 पाई आर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या कहा गया है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बच्चों सेम है। अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर हमारा बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेजिन करके देखना। इसको मैं मिटा देता हूं। तो बच्चों हमसे क्या कहा गया है कि अगर पार्टिकल ए जो है हमारा वो क्या करता है, यहां से लेके यहां तक वो जाता है कितने टाइम में, 3 मिनट में। और हमारा पार्टिकल बी क्या करता है, यहां से यहां तक किस टाइम तक जाता है, वो जाता है 1 मिनट के अंदर। तो वैसे ही जैसे कि इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसकी मान लेते हैं वी बी और इसकी मान लेते हैं वी ए। तो हमसे पूछ रहा है कि रिलेटिवली का मतलब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिवली वो एक इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगे। मतलब एक सर्कल वो पूरा कर लेंगे रिलेटिवली, खुद के कंपैरिजन में वो एक पूरा सर्कल कवर कर लेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, मान लीजिए इस वाले लाइन को मैं और थोड़ा सा बढ़ा दूँ आगे ऐसे, और दोनों को इसी लाइन पे मैं मतलब उनकी रेस करा दूँ, तो क्या होगा, ए और बी अगर ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद बी जो है हमारा इधर है, ए हमारा इधर मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद, और बी को हम मान लेते हैं इधर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए कितना बच्चों, 2 पाई आर। ये समझ में आया बच्चों कि रिलेटिवली इन दोनों के बीच में एक सर्कल पूरा होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सोचो कि हमको पता है अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अगर मैं इसकी वेलोसिटी इसको दे दूं, इसको मैं 0 मान के इससे रेफरेंस में ले लूं, इसका रेफरेंस में लेके इसको मैं 0 मान लूं बच्चों, इसको मैं 0 मान के बच्चों कि ये ऐसे मूव करेगा, अगर ये ऐसे मूव करेगा रिलेटिवली तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, हमारी वेलोसिटी ऑफ, मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा होगा और इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, इसको डिस्टेंस करना है कवर 2 पाई आर, तभी ये सर्कल पूरा हो जाएगा हमारा। और हमको पता है कि अगर
डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, जिसके अंदर हमको क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है रिलेटिवली की, मतलब वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो हम d/v को हम लिख सकते हैं t, जिसके अंदर ये वेलोसिटी क्या होगी हमारी, उसके रिलेटिवली, जिसको हम लिख सकते हैं d है हमारा 2πr, और v को हम क्या लिख देंगे बच्चों, vb माइनस va। बेसिकली हमसे यही तो पूछ रहा है ना ये। इतना किसी को कंफ्यूज आया कि ये कैसे आया बच्चों, इतना किसी को अगर कंफ्यूज हो रहा है बच्चों तो सोचिए थोड़ा कि रिलेटिवली हमने क्या किया। हमने अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हमने इसको ब्रेक करके एक सीधी लाइन में इसको तोड़ के इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकाल ली, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के हमने इसको इतने डिस्टेंस में 2πr डिस्टेंस में हमने इसको ट्रैवल करा दिया। उसी से हमको क्वेश्चन मांगा कि ये 2πr डिस्टेंस कितने ट्रैवल में करेगा रिलेटिवली। तो v भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2πr, ये v भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, v भी हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना किया है उसने कवर, पहले उसने किया है 2πr ही कवर किया है, और कितने टाइम में किया है बच्चों, 3 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में किया है इसने कवर। और इसने कितने में कवर किया है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इसकी होगी 2πr डिवाइडेड बाय 3, जिससे हमारा 2πr से 2πr कट जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1/3, जो होगा हमारा 3/2, मतलब 1.5 मिनट में वो रिलेटिवली कवर कर लेंगे। समझने की ट्राई करो बच्चों, हमने क्या किया है, बस हमने उस वेलोसिटी को ब्रेक करके उसका डिस्टेंस निकाल के 2πr निकाल के उसको सोल्व कर दिया है। नहीं समझ में आया हो तो बच्चों हमने इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर t हमारा 3 था तो v हम निकाल लेंगे रिस्पेक्टिवली, वैसे ही b भी निकल जाएगा हमारा। कैसे निकाला, d/t से, d = vt होता है बच्चों, तो v आ जाएगा हमारा नीचे, सॉरी t आ जाएगा हमारा नीचे, जो कि हमको प्रोवाइड किया गया है 3 मिनट और 1 मिनट पार्टिकल a और b का, जिससे हम टोटल रिलेटिव वेलोसिटी से हम उसके टाइम निकाल लेंगे कि कितने टाइम में वो रिलेटिवली एक डिस्टेंस पूरा करेंगे, मतलब एक सर्कल पूरा करेंगे। और एक सर्कल को पूरा करने को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस को 2πr कहते हैं बच्चों। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बच्चों। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बच्चों, कि d/dt को हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट होती है रेडियन/सेकंड स्क्वायर। इनमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, इनकी यूनिट के ऊपर में कंफ्यूज मत होना, इनकी रेडियन में हम देखते हैं, क्योंकि अगर थीटा हमको क्या देख रहे हैं, हम ये थीटा को ही तो देख रहे हैं ना, कि ये इतना ट्रैवल किया, ये इतना ट्रैवल किया, ये इतना ट्रैवल किया, ये इतना ट्रैवल किया। अभी हमारा जो पंखा होता है वो इतना मूव करता है पर रहता तो अपनी जगह पर ही है ना, तो उसी तरह से हम उसको कितना मूव हो रहा है वो हम उससे हम मेजर करते हैं, ना कि उसके डिस्टेंस से। तो हम कितना उसने एंगल कवर किया एक टाइम में, तो उससे हम डिफाइन करते हैं जिसकी, और हमको पता है थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेडियन से। पूरी सर्कल का होता है रेडियन 2π। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्हील जो है रोटेट कर रहा है 900 आरपीएम से। 900 आरपीएम का मतलब होता है बच्चों रोटेशन पर मिनट। मतलब अगर 900 आरपीएम, अगर मैं तुमको बोलूँ 1 रोटेशन पर मिनट का मतलब क्या होता है, 1 रोटेशन पर मिनट का मतलब होता है कि एक रोटेशन, ये पार्टिकल इधर से आके इधर आ गया 1 मिनट के अंदर, तो मैं बोलूँगा इसको 1 रोटेशन पर मिनट। पर इसके अंदर क्या हो रहा है, एक व्हील जो है वो 900 रोटेशन कर सकती है बच्चों 1 मिनट के अंदर। 900 रोटेशन कर सकती है 1 मिनट के अंदर। और व्हेन द पावर इज कट ऑफ इट्स कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। मतलब कोई पावर से उसको व्हील को हम घुमा रहे थे और उसकी हमको नोटिस किया कि उसका रोटेशन था 900 आरपीएम, पर हमने जैसे ही कट किया या लाइट गई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो उससे डिस्कनेक्ट हुआ, तो हमने क्या नोटिस किया कि वो रेस्ट पे आ जाता है 1 मिनट के अंदर। तो कुछ वो रेस्ट पे क्यों आया होगा, रेस्ट पे आया होगा और उससे हमको पूछना है कि किस एक्सीलरेशन से वो डी एक्सीलरेट हो रहा होगा और कौन से एंगुलर डी रिटार्डेशन से, डी एक्सीलरेशन से वो
हमारा जो है रेस्ट पे आया होगा तो उसको हम वैसे निकाल लेंगे। वैसे ही जैसे कि हम ऐसी कोई पार्टिकल है, हमारा वेलोसिटी दी हमने और वो धीरे धीरे आके हमारा रेस्ट पे आ जाता है, अगर कोई फोर्स लग रही हो उस पर या फ्रिक्शन लग रहा हो, जैसे हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि वो रिटार्ड होके हमारा आ जाता है बच्चों। कोई अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उससे हमसे पूछा गया है कि अगर रोटेट हो रहा है तो उसका एंगुलर रिटार्डेशन क्या होगा। वैसे ही हमको करना है इसके अंदर। अभी देखिए बच्चों, हमको जो गिवन है स्पीड, हमको वो है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट तो हमारी यूनिट नहीं होती है, तो हमको क्या करना होगा, हमको पहले इस यूनिट को कन्वर्ट करना होगा रेडियन के अंदर बच्चों। और 1 आरपीएम मतलब 1 रोटेशन के अंदर हमको पता है कि 2 पाई हमारा होता है रेडियन, और पर मिनट का मतलब होता है कि 60 सेकंड उसके अंदर होंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन पर सेकंड से, तो जिससे ये हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3, 3 से आ जाएगा हमारा 30। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 30 पाई जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। और वैसे ही जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने फॉर्मूले लगाए थे, वैसे ही हमको इसमें लगाने हैं, पर एंगुलर के हिसाब से लगाने हैं बच्चों। उसमें कि हमको क्या पता होता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पता है बच्चों में, और हमको क्या पता होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है। पर इसमें हमसे क्या पूछा है, द एंगुलर रिटार्डेशन। इसके मतलब कि पहले जो वेलोसिटी थी वो 3 पाई 30 पाई थी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। और हमसे पूछा गया है अल्फा, हमसे पूछा गया है, तो हमको पता है ओमेगा जो है हमारा वो, अगर वो सॉरी ओमेगा जो है हमारा वो 0 होगा। ओमेगा नोट क्या होगा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है हमारी 30 पाई, और ये अल्फा टी हो जाएगा। तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये इधर आ जाएगा माइनस, और अल्फा की वैल्यू और टी की वैल्यू हमको क्या गिवन हुई है, 60 गिवन है बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाय 2 बच्चों, और आएगी ये माइनस में। मतलब इसका मतलब ये रिटार्ड हो रहा है, मतलब वो कम हो रही, मतलब उससे वो रिटार्ड हो रहा है ये, इसलिए अगर ये प्लस साइन होता तो वो बढ़ता रहता बच्चों। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा हुआ है कि हमने पहले तो क्या किया, 300 आरपीएम को हमने कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर, फिर हमने जो मिनट को हमने कन्वर्ट किया सेकंड के अंदर, तो हमारा ओमेगा आ गया 30 पाई रेडियन पर सेकंड। और जैसे ही कट ऑफ होगा तो अब वो रिटार्ड करना शुरू हो जाएगा, और ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। हमने क्या किया, बस चेंज कर दिया कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है बच्चों। इसके अंदर ये है हमारी फाइनल, ये है हमारी इनिशियल, और ये है हमारी एक्सेलरेशन, और ये है हमारा टाइम। तो वहां से आ गया हमारा अल्फा हाफ पाई आ गया। अब देखते हैं डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल जो है परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन तो क्या होगा बच्चों, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में परफॉर्म करेगा तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो, अगर जैसे ये सर्कल में ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं है, कांस्टेंट है कुछ, तो ही ये हमारा सही से मूव करेगा। अभी जैसे कि मान लीजिए, अगर अब ये हमारा है, अगर मान लीजिए कि तुम ऐसे किसी स्ट्रिंग से किसी को ऐसे घुमा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे किसी को घुमा रहे हो, ये ऐसे रोटेट करे जा रहा है, और तुम एक सिंपल सी एक उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारा होता है फैन बच्चों, अगर तुमने रेगुलेटर को 2 पे सेट किया तो वो एक प्रॉपर, तुमने भी नोटिस किया होगा कि प्रॉपर स्पीड से वो घूमता है, वो वेरी नहीं करता है। और इसकी वैल्यू मतलब डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0, और इसके अंदर वेलोसिटी जो है हमारी होती है टेंजेंशियल, और एक्सीलरेशन को हम करेंगे ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे। ये एक्सीलरेशन बच्चों होती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये हमारी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चों, हमारा सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, और ये हमारा डिफाइन होता है वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर से हमारा डिफाइन होता है बच्चों। अभी इसके अंदर इसमें कंफ्यूज मत होना कि डी बाई डी टी तो 0 है तो हमारा एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए था, नहीं बच्चों, पर ये है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन जो हमारा लगता है रेडियली इनवर्ड। इसकी मदद से ही तो ये जो है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रिंग है
और इस पे टेंशन लग रहा है टी, और कोई पार्टिकल घूम रहा है किसी वेलोसिटी से v से, तो क्या होगा? अगर ये टेंशन लग रहा है तो ये जो हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम कहते हैं, ये हमको देता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और ये हमारा लगता है रेडियली, इसको बैलेंस करने के लिए ये लगता है रेडियली इनवर्ड बच्चों। और v होता है हमारा आर ओमेगा। v हमारा आर ओमेगा कैसे आया ये भी मैं तुमको बताता हूँ, और एक्सीलरेशन कैसे आती है बच्चों। देखिए, हमको इतना पता है कि अगर ये कोई एंगल है, ये कोई आर्क है, और अगर इसको मैं एल मान लूँ और इसको मैं आर मान लूँ और इसको मैं थीटा मान लूँ, तो थीटा हमारा क्या होता है बच्चों? एल बाई आर होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा हमने क्या लिखा था? ओमेगा लिखा था बच्चों। पहले हमने पढ़ा था कि हमने क्या देखा था, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू एल बाई आर, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं बच्चों तो हमारा क्या होगा? डी थीटा बाई, सॉरी ये इधर से जाएगा, वी टू एल बाई आर, वी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा आर ओमेगा। हम डी थीटा बाई थीटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा, और एल रेट ऑफ चेंज ऑफ एल, हमारा आर्क जो हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है? अगर ये डिस्टेंस को हम मान लेंगे तो डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा? हमारा वी हो जाएगा, सॉरी डी थीटा बाई डी टी हमने देखा था कि ओमेगा होता है, और एल डी एल बाई डी टी हमारा हो जाएगा वी, और आर तो हमारा कांस्टेंट है ही, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। और वैसे ही हमारी एक्सप्रेशन की फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, या उसको हम वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने वी आर ओमेगा को इसमें पुट किया तो हमारा आर ओमेगा स्क्वायर भी हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाता है बच्चों। सॉरी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं, हमारा रेडियल एक्सीलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वो आता है हमारा वी स्क्वायर बाय आर। अगर कोई भी, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है, जैसे कि तुम्हारा, अगर मान लीजिए कि तुम किसी स्ट्रिंग्स को, किसी को वर्टिकली ऐसे रिवॉल्व कर रहे हो बच्चों, तो क्या होगा? इधर कुछ, जैसे कि ये कोई हाइट है, ये कुछ अबव हाइट है बच्चों, ग्राउंड से, ये ग्राउंड मान लीजिए, और इसको हम कुछ हाइट मान लेते हैं, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। जैसे कि जिस केस में, जैसे कि तुमने देखा होगा, आई बॉल देखा होगा, लंदन में जो आई बॉल है, वो क्या होता है? झूले जो हमने देखे होंगे, जो वर्टिकली ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसको बढ़ा के इसकी वेलोसिटी बढ़ा देती है बच्चों। इसलिए हमारा यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म, हम इसको एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम, जैसे कि मान लीजिए बच्चों, रेडियल एक्सीलरेशन तो हमारी लगेगी, और हमारी जो, सॉरी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारी लगेगी इस तरफ अलोंग दी टेंजेंट, और हमारी जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो लगेगी हमारी इनवर्ड। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो रहेगा इधर, क्योंकि इसका या इसका कहीं पे भी हो सकता है, वो इधर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसका हम ले लेंगे रिजल्टेंट, उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म में है। अगर वेलोसिटी जो है हमारी किसी टाइम के फंक्शन में है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है बच्चों। इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे देखिए कि वेलोसिटी जो है हमारी केटी पे डिपेंड है, मतलब टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी जो है बढ़ेगी। तो जिसके अंदर हमको के की वैल्यू क्या गिवन है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट हमसे पूछा गया है nth फ्रैक्शन पे, कि जब n हो जाएगा हमारा 1/10। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर एक मैं सर्कल मान लूं और इसके मैं 10 टुकड़े कर दूं बच्चों, अगर मैं एक सर्कल मान लूं ऐसे और इसके मैं 10 टुकड़े कर दूं, 10 मान लीजिए बच्चों इसको, ठीक है, और ये एक टुकड़ा कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया। नहीं, हमसे पूछा गया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव करेगा तो इस टाइम पे क्या होगा? वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है v इक्वल्स टू के टी से, और के टी की इसकी इस टाइम पे इसकी नेट एक्सीलरेशन हमसे पूछी गई है बच्चों। अभी तुम आराम से देख सकते हो कि इसमें एक रेडियल एक्सीलरेशन तो होगा और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है और वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि
अगर ये सर्कल ऐसे इसने कंप्लीट किया इतना पार्ट, इसके एट इस पार्ट को मैं 1/10 मान लूँ बच्चों, तो क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, एस को मैं इस वाले थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πr/n से मैं डिनोट कर सकता हूँ। मतलब ये क्या हो जाएगा 2πr, अगर रेडियस हमारा r है और इसको मैं 10 मान लूँ तो मैं ये मान सकता हूँ एस क्या हो जाएगा हमारा 2πr डिवाइडेड बाय 10, इसको इतना पार्ट इसको कवर करना है। और v हमारा है kt, जिसके अंदर v को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ds/dt। kt से इसको मैं सोल्व करूंगा तो हमारा क्या आएगा, s हमारा आ जाएगा हाफ kt²। ये इतना करेगा ट्रेवल और इसको हम इक्वेट करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आएगा, एक t की वैल्यू हमारे को प्रोवाइड हो जाएगी कि किस टाइम पे ये nth फ्रैक्शन हमारा कवर करेगा। अगर मुझे ये पता लग गया, टाइम हमको पता लग गया बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, हमको पता है, ये बताओ बच्चों कि इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो क्या हो जाएगी हमारी अल्फा हो जाएगी के हो जाएगी, क्योंकि टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, टाइम की जो हमारी डिग्री है वो है 1, तो हमारे आ जाएगा अल्फा आ जाएगा हमारा के प्लस एक होगा v²/r, एक हमारी रहेगी। और अगर मैं टोटल बोलूं तुम्हें, ये हमारा है के आएगा बच्चों, और एक हमारी होगी रेडियल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होगी हमारी v²/r। और v हमको क्या पता है बच्चों, के टी गिवन है हमको, k²t²/r, जिससे हमारा t तो हमको पता ही है बच्चों, तो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और उसका स्क्वायर का अंडर रूट करके दोनों का रेडियल और टेंजेंशियल का हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों। जैसे हमने सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया है कि v वेलोसिटी को हमने लिखा है रेट, मतलब ds/dt लिख के हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट की हमने निकाल दिया है बच्चों, हाफ kt² आया, तो nth फ्रैक्शन में ये कितना ट्रेवल कर रहा होगा, 2πrn ट्रेवल कर रहा होगा। और 2πrn जिसके अंदर n हमको प्रोवाइड किया गया है 1/10, यहाँ से हमारा t² की वैल्यू आएगी 4πn डिवाइडेड बाई k, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको पता है dv/dt होता है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा k। मतलब ये ऐसे कैसे मूव कर रहा है टेंजेंशियली, ये कैसे कि कौन सी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे अगर तुम इसको ब्रेक करना चाहो तो वैसे भी अगर इससे तुम पूछा जाए कि ये कौन सी एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो तुम बोलोगे के से, पर एक रेडियली इसको एक्सेलरेशन भी मिलेगा जो हमारा नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो चेंज करेगा बच्चों, जिसके अंदर हमारा होता है रेडियल एक्सेलरेशन v²/r, जिस v की वैल्यू हमको गिवन है kt, और k²t² से हम t की वैल्यू पुट करके हमको क्या पता लग जाएगा कि उस टाइम पर उसकी क्या वेलोसिटी है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, वो जो है टाइम पर जो है डिपेंडेंट है बच्चों, तो वेलोसिटी जो उसकी वो चेंज होती रहेगी। एक nth अगर वो आगे बढ़ता रहेगा, जैसे तुमसे बोले कि 2nth टाइम के अंदर बताओ मुझे, मतलब अगर उसने 2 टाइम nth बार उसने ट्रेवल किया है, कवर किया है, तो उसको एक्सेलरेशन बताओ, तो बच्चों हमारी इसमें चेंज होती रहेगी, इसमें हमारी ये उसी टाइम से हमको इक्वेट किया, तो 4πnk की वैल्यू हमको इसमें पुट करके हमको आंसर मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया, at का स्क्वायर किया, an का स्क्वायर किया, क्योंकि हमको नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हमेशा याद रखना कि टेंजेंशियल और हमारी रेडियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट हमारा टोटल एक्सेलरेशन हमको प्रोवाइड करता है बच्चों। तो हमने क्या किया, हमको पता है at, हमने an को भी निकाला, और फिर इसका रिजल्टेंट लेके हमने आंसर निकाला। इसको तुम सोल्व करोगे तो बच्चों 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं फोर्सेस क्या कौन कौन सी इसमें हमारी होती है सर्कुलर मोशन के अंदर। दो फोर्सेस होती हैं हमारी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, पर इसके अंदर ही सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है हमारा क्या करता है, वो इनवर्ड लगता है, और जो हमारा क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को बाहर जाने नहीं देता है। और पर सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि हमारा स्यूडो फोर्स होता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि देखिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अलोंग द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड के लिए होता है, जब कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा हो।
और उसकी वैल्यू होती है हमारी एम वी स्क्वायर बाई आर। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमने ओमेगा को क्या लिखा है बच्चों, ओमेगा, जैसे हम ओमेगा को लिखा है हमने 2 पाई/t। बच्चों ये आपको पता है ये कहाँ से आया होता है, ओमेगा इज 2 पाई/t। इसका मतलब है क्या एक्चुअल में, कि एक सर्कल को कवर किया किसी ने, तो उसका ओमेगा क्या होगा। अभी जैसे कि मान लीजिए कि हमको क्या पता है, डी इज टू वी टी तो पता ही है हमको, हाँ, तो 2 पाई/r और v क्या होता है बच्चों हमारा, r ओमेगा, तो r से r हो गया कैंसिल, तो t आ गया हमारा 2 पाई/ओमेगा। ये हमारा यहाँ से आता है बच्चों, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी ओमेगा की, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, तो हमारा f आ जाएगा टाइम के टर्म में, मतलब कितने ये t का मतलब होता है बच्चों कि कितने टाइम, एक टाइम पीरियड का मतलब कि यहाँ से अगर ये ट्रेवल करेगा और ये यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो उसने कितना ये ट्रेवल किया, कि इस टाइम पे इसने पूरा एक सर्कल पूरा कर लिया, मतलब एक पूरा रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया। और इसकी मतलब ओमेगा की वैल्यू तुमको एसएचएम में बहुत ज़्यादा यूज़ होएंगे बच्चों। और बच्चों एक चीज़ याद रखना कि वर्क डन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो 0 होता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहता है वेलोसिटी के। चलिए हम सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पढ़ते हैं अभी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो रेडियली आउटवर्ड लगता है और इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, पर एक शेडो फोर्स होता है बच्चों, उसको हम इनर्शियल फ्रेम में देखते हैं, पर इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि a mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle with the help of string. An initial speed of 5 revolution per second keep the radius constant. The tension in the string is doubled and the new speed is nearly. इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि अब मास ऑफ, अगर मान लीजिए कि एक मास मैंने एक स्ट्रिंग से बांध के ऐसे रोटेट करा दिया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसकी हमको ओमेगा दिया हुई, मतलब हमको 5 रिवोल्यूशन पर मिनट हमको इसकी वेलोसिटी दी है, कि ये 5 है मान लो बच्चों। अभी इसको तुमको अगर चाहो तो इसको तुम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, रेडियन में 2 पाई से डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, ये हमारा होता है। पर अभी इसमें क्या हो रहा है, सेकंड केस के अंदर 2 केस इसको हमको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर हमको पहले गिवन है टेंशन टी, कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, मतलब दूसरे केस में अगर टेंशन डबल हो जाए तो हमको क्या करना है, हमको बताना है कि अगर इधर 2t हो जाए और इधर t है, तो इसका ओमेगा कितने से घूमेगा, हमसे ये पूछ रहा है ये बस बच्चों। तो हमको पता है इसके अंदर फोर, अगर ये यूनिफॉर्म है, इसमें हमको यूनिफॉर्म हमको दिया है कि 5 रिवॉल्यूशन पर इनिशियल स्पीड से ये मूव कर रहा है, इसमें कोई हमको एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो बच्चों ये यूनिफॉर्मली हम सर्कुलर मोशन को इसको कंसीडर करेंगे। और हमको क्या पता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा mv²/r, या क्या लगेगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r। तो T1 हमारा क्या होगा, mv²/r मैं मान सकता हूँ। जो हमारा सेकंड केस में इसमें क्या लग रहा होगा, वो 2t1 लग रहा है, तो mv², 2 अगर मैं इसकी वेलोसिटी मान लूँ दूसरी, तो इसको मैं करूँ r बच्चों, तो r तो हमारा सेम है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद तुम्हारा क्या क्या बचेगा बच्चों, m से m कट जाएगा, t से t1 कट जाएगा, और v2 आ जाएगा हमारा v1² जो होगा वो आ जाएगा हमारा 1/2 बच्चों। यहाँ से हमको v1 की वैल्यू गिवन है, उससे हमारा v2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। जैसे कि पहले कंडीशन में हमने देखा था mv1²/r हमने लिया, और सेकंड केस में हमारा टेंशन ही बस उसमें डबल हो रहा है। टेंशन मतलब हमने टेंशन डबल, हम किसी ने नोटिस किया होगा कि एक बार तो हमने मूव कराया और उस रिवोल्यूशन से वो मूव हो रहा है, और उसमें टेंशन हमने 2t हमने नोटिस किया, तो हमने देखा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने चेंज किया बच्चों। इसको आंसर आया हमारा अंडर रूट, ये इधर चला जाएगा बच्चों, तो √2/5 हमारा आ जाएगा, क्योंकि 5 हमको गिवन है, पहले कंडीशन की जो वेलोसिटी है हमको पहले गिवन है बच्चों।
एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं बच्चों, इसमें हम ये देखते हैं कि ये कैसे कैसे हमारे रियल लाइफ में यूज़ होता है और इसकी मदद से कैसे कैसे काम में आता है हमारा। कि जैसे कि अगर मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ लेवल सर्कुलर रोड, मोशन अ व्हीकल, अगर मान लीजिए कि अगर सर्कुलर मोशन, जैसे कि कोई सर्कल में हमारा घूम रहा होता है, तुमने कभी नोटिस किया होगा कि अगर तुम रोड पे अगर जाते हो, तुमने रोड देखा होगा कि एक सर्कल पे होता है तो हमारा थोड़ा सा वो टिल्टेड हो जाता है। या तुम साइकिल चला रहे होते हो तो क्या होता है, तुम थोड़े टिल्ट हो जाते हो बैकवर्ड इनवर्ड की तरफ। तो वो हम देखेंगे, ठीक है बच्चों, कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों की एम वी, जैसे कि अगर हमको पता है कि अगर ये रोटेट करेगा एम वी स्क्वायर बाय आर से, तो क्या होगा, ये चाहेगा कि ये बाहर चला जाएगा, पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स, अगर जैसे कि एक गाड़ी हो हमारे पास, ये बाइक है और ये इधर जा रही है बच्चों, ये गाड़ी मान लीजिए, अगर ये इधर जा रही है तो ये क्या, अगर ये वैसे इधर रोटेट कर रही है और इसने टर्न ले लिया, पहले तो इसकी वेलोसिटी इधर थी इस डायरेक्शन में, पर इसने टर्न लिया तो ये एक सर्कुलर मोशन इसलिए रोट करेगा, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्टिकल हमारा जाना जाएगा रेडियली आउटवर्ड जाना चाहेगा। पर फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, अपोज करती है, फ्रिक्शन फोर्स करती है बच्चों अपोज। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा बैलेंस करेगा हमारे, फ्रिक्शन फोर्स हमारा बैलेंस करेगा हमारे रेडियल एक्सेलरेशन को या सेंट्रीपिटल फोर्स को हमको बैलेंस करेगा। इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम हमारा नॉर्मल जो होता है वो होता है म्यू एन होता है, जिसके अंदर एन होता है हमारा एम जी। तो म्यू एम जी से बच्चों हमारा वेलोसिटी, हमारी इतनी वेलोसिटी होनी ही, अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा हुआ तो हमारा जो है ये स्लिप होने लग जाएगा बच्चों। अगर इस वेलोसिटी से हमारा ज़्यादा हुआ, अगर म्यू की वैल्यू हमको गिवन है, अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो वो स्लिप भी करता जाएगा, वो सर्कुलर मोशन पर कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। जैसे तुमने नोटिस किया होगा कि आइस के केस में, अगर ऑयलिंग के केस में जो हमारी गाड़ी होगी वो स्लिप होती चली जाएगी, पर जो हमारा रोड है अगर वो उसका एंगल कुछ बना दिया तुमने, या उसमें कुछ ज़्यादा ही तुमने फ्रिक्शन या मतलब उसका रफनेस उसकी ज़्यादा बढ़ा दी, तो हमारा सर्कुलर पाथ वो फॉलो कर जाएगा। अभी हम देखते हैं केस जब साइकिल, अगर हम जब मूव करते हैं तो क्या होता है, या तुमने बाइक रेसिंग में देखा होगा कि जो बाइक रेसर जो होते हैं वो एकदम ही टिल्ट हो जाते हैं एकदम, और उनकी क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से वो टिल्ट हो जाते हैं ताकि वो अपना टर्न ले पाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है जो साइकिल चला रहा है और इसने टर्न लिया, तो क्या हो रहा है, इसका जो बॉडी है ये इनवर्ड की तरफ आ जाता है। वो क्यों आ जाता है इसके बारे में हम जानते हैं बच्चों। क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारा जो फोर्स लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर जो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है वो बैलेंस करेगा बच्चों इसके नॉर्मल के। कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा टिल्ट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये वर्टिकल का जो एंगल थीटा है, तो क्या हो रहा होगा, इसका जो फोर्स लग रहा होगा वो एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ये अगर थीटा है तो बच्चों ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल, हमारा इस केस के अंदर इसके डायरेक्शन में हम लेंगे, ना कि इस डायरेक्शन में लेंगे बच्चों। तो नॉर्मल आर, तो हमारा क्या है, आर को अगर मैं इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली में लूँ बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर कोस थीटा। वो किसको इक्वेट कर रहा है, वो इक्वेट कर रहा है उसके वेट को बच्चों। वो क्या हो जाएगा हमारा एम जी, और आर कोस थीटा का अगर मैं कंपोनेंट लूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि होता है आर साइन थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, और उसकी वैल्यू हमको पता है एम वी स्क्वायर बाई आर होती है। और इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, इसकी मान लो मैं इक्वेशन 1 और इसको मान लो मैं इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो टेन थीटा हमारा आएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये इस वेलोसिटी से जा रहा है तो तुम्हारा, और ये रेडियस ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर साइकिल जो है तुम्हारे ही सर्कुलर ट्रैक पे है और ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, तुमने देखा होगा कि एक रेसी कार के अंदर या कोई भी बाइक है या कोई भी कार है, अगर वो ऐसे मूव करे तो हमारा जो टिल्टिंग जो आएगा वो
हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना बड़ा रेडियस रहेगा उतना ही वो टिल्टेड एंगल कम रहेगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी बात पे कि अ साइक्लिस्ट गो राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफेरेंस 34.3 मीटर इन अंडर रूट 22 सेकंड, द एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल, क्या होगा बच्चों इसका एंगल? हमको पता है टेन थीटा, हमने पहले ही देखा था कि टेन थीटा होता है हमारा वी स्क्वायर बाय आर जी, जिसके अंदर हमको आर हमको फाइंड करना है और वी हमको फाइंड करना है। तो बच्चों अगर वी तो हम ऐसे ही सिंपली फाइंड कर लेंगे कि ये सर्कल है, तो ये सर्कल कितना रहेगा? अगर ये 2 पाई आर मैं इसको मान लूँ, 2 पाई आर, और ये हमको गिवन है सर्कमफेरेंस 34.3, जिससे आर हमारा आ जाएगा 34.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। और वैसे ही अगर मैं टाइम से इसको डिवाइड कर दूँ तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों। वेलोसिटी आ गई, हमारे पास रेडियस पता है तो हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा बच्चों। जैसे v की वैल्यू हम डालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर बाय 22 और आर जी से, आर से हो जाएगा हमारा आर हमारा हमने निकाला था 34.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20 सॉरी 2 पाई, हाँ सॉरी 2 पाई, तो ये होगा हमारा आर, ये होगा हमारा v, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा एंगल निकल के आ जाएगा। जैसे कि r को हमने लिखा 34.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसके अंदर हमने क्या किया, 2 पाई r को हमने 34.3 हमको गिवन था और r हमने यहाँ से निकाला, और वेलोसिटी क्या होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि मतलब वो एक जो सर्कल है वो कितने टाइम में पूरा करेगा 2, तो हमने वेलोसिटी निकाल के बच्चों इसके अंदर डाला तो हमारा ये सोल्व करने के बाद आया 1। तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, 1 के अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 पे 45 डिग्री। अब ये वाला केस देखते हैं बच्चों कि हम जैसे कि अभी एक रेसिंग कार है या कोई भी कार है, तो हम क्या क्या किया हुआ है इसके अंदर कि थोड़ा सा हमने जो है राइट जो हमारा है एड जो है हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ऊपर, ताकि ये अच्छे से सर्कुलर मोशन में आ जाए और ये स्लिप ना हो इधर बच्चों। अभी इसके अंदर हमको फोर्स बैलेंस करने हैं बच्चों, फोर्स बैलेंस करना हमको आना चाहिए इसके अंदर कि क्या हो रहा है कि ये जो अगर मैं मान लूँ ये जो टायर है ये कहाँ जाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो ये जाना चाहेंगे इधर, और ये इधर अगर जाना चाहेंगे तो हमारा जो फोर्स है वो लगेगा इस फ्रिक्शन फोर्स जो होगा हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, और वो किसके बराबर होगा बच्चों, म्यू एन के। और इसके अंदर एन हम कैसे लेते थे बच्चों, हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के अंदर एन हम लेते थे रेडियली, मतलब सॉरी रेडियली नहीं, हम लेते थे नॉर्मल टू द इंक्लाइंड, हमको लेना है इसके इंक्लाइंड, और हमारा है एम जी लगता है हमारा हमेशा डाउनवर्ड, तो हम कॉम्पोनेंट लेंगे ये, अगर ये थीटा है और इसको भी मैं थीटा, ये भी हमारा हो जाएगा थीटा। तो क्या हो रहा है कि इसका कंपोनेंट जो आर कोस थीटा का जो कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा किस किस को, आर साइन थीटा का जो कंपोनेंट है, और जो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर को, मतलब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को हमको बैलेंस करेगा। और जो हमारा रिएक्शन जो रहेगा हमारा वो हो जाएगा हमारा, तो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स बैलेंस किए, तो बस हमको क्या करना है इसको इक्वेट करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ये लगेगा एम बी स्क्वायर बाय आर इस डायरेक्शन में मान लो बच्चों, तो हमारी जो v की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और इसके अंदर तुमको अगर ये कंफर्म करना है तो बच्चों इसके अंदर म्यू एस की वैल्यू तुम 0 भी डाल सकते हो। अगर तुम 0 डालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा क्या, वी मैक्स हो जाएगा हमारा आर जी हो जाएगा अंडर रूट आर जी। अगर म्यू की वैल्यू तुमने डाली 0 तो क्या होना चाहिए, ये वी मैक्स तो बहुत ज़्यादा ही हो जाना चाहिए बच्चों इसमें। उसके लिए हमको फिर थीटा की एंगल हमको ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चों, अगर हमने फ्रिक्शन ही हटा देंगे तो इससे हमको वी मैक्स जो हमको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इस पे कर
इस पे देखते हैं अभी एक डेथ वेल का एक केस देखते हैं। तुमने देखा होगा कि सर्कस में कि एक जो बाइकर है जो वो परफॉर्म करता है स्टंट में किसी कुएं के अंदर, डेथ वॉल हम जिसे कहते हैं, मौत का खेल भी हम उसे कहते हैं, कि वो जो बाइक है वो एक सर्कल के अंदर या किसी सिलेंडर बड़ा ही सिलेंडर के अंदर वो मूव कर लेता है आसानी से। उसके अंदर क्या हो रहा होगा बच्चों, थोड़ा इमेजिन करके सोचिए कि ये अगर हमारा वेल है, ये हमारा वेल है, अभी देखिए कि ये ऐसे मूव कर रहा है, इसको ये सर्कल है बच्चों, जैसे इसके अंदर है कि ये इधर इस पॉइंट पे है, ये ऐसे मूव कर रहा है। इसके अंदर अगर ये ऐसे मूव कर रहा होगा बच्चों किसी स्पीड से, तो क्या हो रहा होगा, एक नॉर्मल का फोर्स इधर लग रहा होगा और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा और जो mv²/r जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल प्रोवाइड करेगा और वही नॉर्मल जो रहेगा हमारा वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा बच्चों। अभी थोड़ा इमेजिन करने का देखिए कि फ्रिक्शन फोर्स अगर जैसे ये है, अब ये क्या क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हमारा बाइक जो है हमारी, वो कहाँ जानी चाहती है, ग्रेविटी की मदद से जो हमारी धरती माता है वो नीचे खींचेगी इसको और वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा, वो नीचे की तरफ स्लाइड होने लग जाएगा। पर हमको नॉर्मल का फोर्स इसने क्या किया, इसने स्पीड ज़्यादा कर दी। अब स्पीड ज़्यादा कर दी तो मतलब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा होने की वजह से हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा बच्चों। और वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन को तो चाहिए कि यार हमारा नॉर्मल बढ़े, अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो बढ़ेगा उसकी मदद से फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा हमारा, और वही ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर लेगा और वो अपना स्टंट जो है परफॉर्म कर लेगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम देखो अच्छे से तो ये लगेगा mg नीचे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, क्योंकि अगर वो नीचे जाना चाहेगा तो मतलब ट्राई करेगा फ्रिक्शन की अपोज करे, हमेशा अपोज ही करता है फ्रिक्शन किसी भी मूवमेंट को मूव हो रहा हो। और हमारा इस डायरेक्शन में हमारा लगेगा mv²/r, जो हमने पढ़ा था कि ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे हम क्या करेंगे, mv²/r n हो जाएगा हमारा mv²/r, और फ्रिक्शन की वैल्यू हमको पता है μn होती है, और μn हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो किसको अपने वेट को ही तो बैलेंस कर रहा होगा ना, बाइक का और अब उसके स्टंटमैन का जो उस पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि अगर वी मैक्स √rg/μ से कम हुआ तो वो जो है स्टंटमैन नीचे आ जाएगा या गिर जाएगा, मतलब वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इस केस के अंदर देखिए बच्चों कि अगर एक पार्टिकल को तुमने वेलोसिटी दी है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, इसको हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल में हो रहा है, ये मूवमेंट जो है हमारा किसी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में होने का मतलब ये होता है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होती रहेगी इसके रिस्पेक्ट में। अगर अगर इन दोनों के बीच में ये अगर r डिस्टेंस का ये ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, अगर ये mg पे इसका मैं m मान लूँ वेट, तो क्या होगा, जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर कुछ होगी, इधर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पर प्लस इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू a। इसको मैं मान लो, अगर ये ग्राउंड पे ही मान लो, इसको टच ही करवा दो थोड़ा, तो मैं इसको मान सकता हूँ ना mg/2r मान सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर इसकी कुछ जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है विद रिस्पेक्ट टू b, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी चेंज। तो हम क्या कहते हैं, अगर जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते थे बच्चों, कि वो नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्म करता है। और नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्म करेगा बच्चों वो, और ये अगर तुम ये स्ट्रिंग मान लो तो क्या कहोगे तुम, कि इन दोनों में जो टेंशन है वो अलग अलग, इन दोनों में जो टेंशन होगी वो अलग अलग होगी। कि एक पॉइंट हमने ए पे माना कि इसकी mg फोर्स तो नीचे लगेगा, और जो हमारी इसकी VL मान लिया, तो हमने क्या किया, mg को और इसको TL को हमने लिखा कि ये इधर जाएगा, TL लग रहा है हमारा अपवर्ड पहले, तो mg प्लस इसकी वेलोसिटी की वजह से ये हो जाएगी, इसकी टेंशन बढ़ेगी।
पर क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वेट को भी बैलेंस कर रहा है और अपने एम को भी बैलेंस कर रहा है। और इसके अंदर टी एच जो होगा वो वेट माइनस एम वी स्क्वायर बाय एच हो जाएगा हमारा बच्चों, क्योंकि टी एच ऐसे लगेगा और ये लगेगा ऐसे। तो बच्चे ये हमारा जो होगा इधर जो टेंशन होगी वो हो जाएगी कम। और हमें पता ही है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इन दोनों के हिसाब से, तो हमारा ये वाले इक्वेशन से हम टी एच और टी एल हम निकाल सकते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। A small body of mass m slide down from a top of a hemisphere of radius r. The surface and a block of a hemisphere are frictionless. Then the height at which the body lose contact with the surface of the sphere is. इसका मतलब क्या कह रहा है बच्चों कि ये अगर मैं एक हेमिस्फीयर बनाऊं, इसका रेडियस है r, इधर कोई एक बॉडी रखी हुई है, कोई मास m की, m मास है इसका, और ये स्लाइड किया इधर बच्चों। ये स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी हो गई v कुछ हो गई। अगर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी तो क्या होगा, ये अगर रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन, बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो इसने सर्कुलर मोशन ही रोटेट किया ना, हाँ किया। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर मोशन रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, हाँ सर लगेगा। और इस डायरेक्शन में लगेगा तो क्या होगा वो, अभी देखिए पहले केस में तो क्या हो रहा है, जो हमारा एन जो है नॉर्मल जो लगेगा, अगर मान लीजिए अभी तो वेलोसिटी 0 है इसकी बच्चों, क्योंकि ये जस्ट स्लाइड किया है। इसकी एम जी फोर्स लग रही होगी, नीचे नॉर्मल लग रहा होगा, पर इसमें क्या लग रहा होगा, एम जी का कॉम्पोनेंट इसमें क्या होगा, कम होगा, प्लस माइनस किसका कॉम्पोनेंट कम हो जाएगा, हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर का। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो बाहर लगेगा जो कि नॉर्मल को कम करेगा। और अगर नॉर्मल को इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, ये इधर स्लाइड किया 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 और ये इतना वेलोसिटी इसने गेन कर ली है कि ये हमारे नॉर्मल को छोड़ रहे, एकदम नॉर्मल हमारा हो गया 0। मतलब वो जो एम वी स्क्वायर बाय आर है हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे वेट को बैलेंस कर देगा और उससे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि 8 पॉइंट ए पे हमारा क्या था, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने लिखा था एम जी कोस थीटा माइनस एन लिखा है, और जब वो लीव कर देगी तो एन हो जाएगा हमारा 0। इस पॉइंट पे मान लीजिए कि वो 0 हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, अगर मैं एक टाइम पे ये लिखूं कि इस टाइम पे मान लीजिए ये हो रहा है जिसका एंगल थीटा मान लीजिए, और इसको मान लीजिए एच, जिसके अंदर हमारा ये एच, जिसके अंदर हमने माना ये थीटा, तो क्या होगा इस टाइम पे एन हमारा हो जाएगा 0, जो हमारा एम जी कोस थीटा होगा वो बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो हमने क्या किया, कंपोनेंट इसका लिया इस डायरेक्शन में, और ये हो गया हमारा एम जी कोस थीटा जो कि बैलेंस कर रहा है हमारे एम वी स्क्वायर बाय मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो नॉर्मल हो गया हमारा 0, क्योंकि इसने इस पार्टिकल ने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली है कि ये बाहर जाना ट्राई करेगा, और ये सरफेस से लूज करके ये इधर ना आके गिर के ये गिरेगा किधर बच्चों, इधर गिरेगा बच्चों ये। तो हमने क्या देखा कि एम वी जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, और हमको ये भी पता है इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अंदर हमारा u 0 था तो 2as, s कैसे क्या हो जाएगा बच्चों, r माइनस h, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2g r माइनस h। फिर कोस थीटा हमको लिखना है, कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और जो क्या हो जाएगा हमारा h अपॉन में r। तो कोस थीटा की वैल्यू हमने पुट करी, और इसको सोल्व करने के बाद m से m कटेगा, और ये वाली वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारा क्या बचा है बच्चों, h और r के अंदर जो टर्म आएगी फिर हमको सोल्व करने पे मिलेगा कि h जो होगा वो 2/3r पे वो सरफेस जो है लूज कर देगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया गया है बच्चों, और इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करेंगे। बस अपने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन के
में कंफ्यूज मत होना बच्चों बस। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो हमारी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इन जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं बच्चों उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हें आसानी होगी समझने में।